हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आपको बताने वाला हूं सत्ता की साझेदारी। यह वीडियो 10वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय है, अर्थात सिविक्स का चैप्टर 1। मैं एक ही वीडियो में पूरा अध्याय बताने वाला हूं, यानी कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अंत तक बने रहिए, आप एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समझ लेंगे। हालांकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, यह जो पूरा वीडियो है वह एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, अर्थात आप किसी भी बोर्ड से अपनी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग बेल्जियम श्रीलंका की कहानी को समझेंगे और समझेंगे किसी भी देश के लिए जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है वह क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी आखिरकार होती क्या है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं सत्ता की साझेदारी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दो देशों के विषय में चर्चा करेंगे और जो पहला देश होगा उसमें बेल्जियम होगा और दूसरा जो देश होगा वह श्रीलंका होगा। इससे पहले कि हम बेल्जियम के विषय में पढ़े, आइए हम आपको दिखाते हैं विश्व मानचित्र में बेल्जियम कहाँ पर अवस्थित है। विश्व मानचित्र का यह छोटा सा भाग है जिसमें से यहाँ पर हमारा प्यारा भारत नजर आ रहा है और इस प्यारे भारत से अगर आप पूर्व दिशा की ओर चलिएगा तो यहाँ पर यूरोप में एक छोटा सा देश नजर आएगा जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम की अगर स्थिति देखा जाए तो एक तरफ से यह समुद्र है और बाकी तीन ओर से इसका जो है वह थल सीमा है, जिसमें से इसके पड़ोसी देश का नाम नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस है और एक और छोटा सा देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। तो यह था बेल्जियम के विषय में और बेल्जियम के पड़ोसी देशों के विषय में। अब आइए हम लोग बेल्जियम की जो कहानी, मुख्य कहानी हम लोग को पढ़ना है उस पर आते हैं। जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसका जो क्षेत्रफल है हमारे भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। और अगर इसकी आबादी की बात करें तो यह लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक है, यानी अगर हरियाणा से तुलना किया जाए तो हरियाणा की आबादी से आधी, करीब आधी है। लेकिन इस छोटे से देश की जो समाज का जातीय बनावट है वह बहुत ही ज्यादा जटिल है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें दो तरह का क्षेत्र है। एक क्षेत्र को वैलेन बोला जाता है और दूसरे क्षेत्र को बोला जाता है फ्लेमिश। फ्लेमिश, माफ कीजिएगा, फ्लेमिश बोला जाता है। ये पीले रंग वाला भाग फ्लेमिश है और इस क्षेत्र में रहने वाला लोग डच बोलते हैं। डच एक भाषा है और डच भाषा बोलते हैं। उसी प्रकार से यह लाल रंग वाला जो आपको भाग दिख रहा है ये वेलोन है या वेलेन है और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और एक और भाषा यहाँ पर बोलने वाला लोग रहता है वह जर्मन भाषा बोलता है जिसकी प्रतिशतता 1% है। अगर दोनों की कह सकते हैं प्रतिशतता का अंतर देखा जाए, कितना प्रतिशत बोला जाता है, तो वेलेन में फ्रेंच भाषी लोग 40% है जबकि फ्लेमिश में 59% डच भाषी है। इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डच बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है जबकि फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। अब आइए हम लोग मुख्य बात पर चर्चा करते हैं। यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ पर यह वाला जो आपको दिख रहा है यह राजधानी है, इसकी ऑरेंज रंग में दिख रहा होगा। और इस राजधानी में जिसका नाम ब्रुसेल्स है, इस यहाँ पर अलग स्थिति है। यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग अधिक है जबकि डच बोलने वाले लोग कम है। गौर कीजिएगा, पूरे देश में डच भाषा अधिक बोला जाता है, डच भाषा अधिक बोला जाता है जबकि राजधानी में कम बोलने वाले लोग हैं। उसी प्रकार से पूरे देश में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या क्या है, कम है, और जबकि यहाँ पर जो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या राजधानी में है वह अधिक है। यानी कि विपरीत है, पूरे देश में और राजधानी में दोनों की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि जो बेल्जियम की कहानी है उसमें से भाषाई जो बनावट है उसमें से दोनों की कहानी थोड़ा सा उल्टा है। अब अगर इस तरह की बात है राजधानी में तो यहाँ पर तो कुछ हुआ होगा, तो क्या हुआ था आइए इस पर चर्चा करते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। यानी कि अल्पसंख्यक संख्यक तो थे लेकिन वो ज्यादा समृद्ध थे, अमीर थे और ताकतवर थे। बहुत दिनों के बाद जब आर्थिक विकास हुआ, लोगों में शिक्षा आया, इन सब का लाभ पाने के बाद जो डच बोलने वाले लोग हैं उनको जो है इस स्थिति से नाराजगी हुआ
क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, तुम ज्यादा समृद्ध नहीं हो सकते, इसका मतलब तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। ये बहुत ही ज्यादा गलत है और इससे इन लोगों को नाराजगी हो गई, इनके अंदर खोट पैदा होने लगा, द्वेष आने लगा, लोग ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे से जलने लगे और इतना जलने लगे कि 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले दोनों के बीच में जो तनाव है वह बढ़ने लगा। यह तनाव टकराव में बदलने लगा और यह टकराव सबसे ज्यादा कहां पर दिखा? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। और यहाँ पर एक विशेष तरह की समस्या उत्पन्न होने लगी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। ध्यान दीजिएगा, जिसकी संख्या अधिक थे वह क्या था? कमजोर था, उनके पास धन नहीं था, वह समृद्ध नहीं था, सब चीजों में कमजोर था, अल्पमत था। और इसके चलते उन पर जो कह सकते हैं समृद्ध लोग थे वह क्या कर सकता था? शासन कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक नई नीति को अपनाया गया और जिसको बोलते हैं बेल्जियम की साझेदारी। तो बेल्जियम की साझेदारी क्या कहता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बेल्जियम के जो नेता थे उन नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर, यहाँ पर जो क्षेत्रीय अंतर में और सांस्कृतिक विविधता था उसको स्वीकार किया। बोला हाँ, हम मानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा संस्कृति में विविधता है, लेकिन हम इसमें कभी भी बेगानेपन का एहसास नहीं होने देंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? सभी को मिलजुल कर रहने के लिए, सभी को मिलाकर रहने के लिए अपने संविधान में 4 संशोधन किए। 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किया ताकि लोग को बेगानापन का एहसास ना हो सके, लोग मिलजुल कर रह सके। अब ये महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो 4 परिवर्तन किए गए थे कब किए गए थे, तो आपको याद रखना है 1970 से 1993। 1970 से 1993 के बीच के अंतराल में 23 वर्ष होता है, यानी कि इस 23 वर्ष में 4 संशोधन किए। अब पता नहीं कब कब किए थे, लेकिन आपको याद रखना है कि 23 वर्ष के अंतराल में उन्होंने संविधान में कितनी बार किया ये यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन 4 संशोधन किया गया था। और इस 4 संशोधन को इसलिए किया गया था, कभी कभी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछ दिया जाता है कि बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन क्यों किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि ताकि बेल्जियम के लोगों को बेगानेपन का एहसास ना हो और लोग क्या हो, मिलजुल कर रह सके। इसीलिए जो बेल्जियम की सरकार थे 1970 से 93 के बीच में अपने संविधान में 4 संशोधन किए। उन्होंने ऐसा संशोधन किया था कि कोई दूसरा देश इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन किए थे, नए नए चीजों को जोड़ा गया था जो अब तक दुनिया में नहीं आया था। और इसीलिए इस व्यवस्था को बहुत ही कल्पनाशील माना गया, कोई देश ऐसा नहीं कर पाया था। आखिरकार उन्होंने क्या कर दिया था, ऐसा क्या कमाल किया था, क्या आपको पता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने, माफ कीजिए आगे आ गए, क्या कमाल कर दिया था। तो बेल्जियम की जो साझेदारी साझेदारी थी उसको बेल्जियम का मॉडल कहा जाता है, या बेल्जियम के साझेदारी का मॉडल कहा जाता है। तो उसकी मुख्य बातें क्या क्या थी? कभी कभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, बेल्जियम की मॉडल की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो उसकी मुख्य विशेषताएं यह थी, पहला, संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या समान होगी, जबकि दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या समान नहीं है देश में। डच बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, जबकि फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन मंत्रियों की संख्या क्या होगी? समान होगी। अगर डच बोलने वाले लोगों की संख्या, मंत्री की संख्या 4 है, तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो मंत्रियां हैं उसका भी संख्या कितना होगा? 4 होगा। कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह सांसदों को बहुमत के पक्ष में हो। अर्थात अगर मान के चलिए कि कोई एक नया कानून पारित करना है और अगर दोनों भाषा में से 4 मंत्री है और इस वाले में से 3 बोल रहा है ठीक है पास कर दीजिए, और इस वाले में से केवल एक बोल रहा है कि जी नहीं, पास पास कर दीजिए, और 3 बोल रहा है कि पास नहीं कीजिए। अब यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखकर इसी बात को समझाते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया था। अगर दोनों भाषा में 4 मंत्री है, इस वाले में बोल रहा है कि 3, इस जो नया कानून है उसको पारित कर दीजिए, और इस वाले में केवल एक बोल रहा है,
तो ये पारित नहीं होगा। अगर इस वाले में 2 भी बोल रहा है तो भी पारित नहीं होगा। लेकिन अगर 3 बोल दे रहा है और इस वाले में 4 का 4 बोल रहा है, चाहे 3 ही बोल रहा है, तो पारित हो जाएगा। दोनों में बहुमत है, ज्यादा संख्या में बोला जा रहा है और इस आधार पर ये पारित हो जाएगा। एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। कोई भी एक समुदाय का लोग कभी भी अपने मन से किसी भी तरह का फैसला नहीं कर सकता है। ये पहला प्रावधान किया गया। दूसरा क्या किया गया था? माफ कीजिए। केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। उस अनेक शक्तियों को जो है ना 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को बांट दिया गया। यानी हम कह सकते हैं राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राज्य स्तर पर सरकार का निर्माण तो किया गया था, लेकिन वह कमजोर था, वह केंद्र सरकार के अधीन था। यानी केंद्र सरकार कोई काम करने के लिए देगा, वो उनको कहेगा तब कर सकता है। लेकिन अब राज्य सरकार खुद से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, वो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत सारे निर्णय भी खुद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अब जो राज्य सरकार है वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ये किसकी विशेषता है? ये बेल्जियम के मॉडल की विशेषता है। और क्या क्या प्रावधान किया गया, यहाँ पर से महत्वपूर्ण बात निकल के आता है। यहाँ जो ब्रुसेल्स है, ये तो पूरे देश की बात है, लेकिन ब्रुसेल्स में चूंकि यहाँ पर जो था पूरे देश के मुकाबले उल्टी स्थिति थी। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, जबकि डच बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी। और इसीलिए यहाँ पर एक अलग सरकार बनाया गया और इस सरकार को नाम दिया गया सामुदायिक सरकार। दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व हो, इसीलिए यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व वाला प्रस्ताव स्वीकार किया गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने इसको लाया गया था और डच भाषी लोगों ने, आप मुख्य रूप से कह सकते हैं यहाँ पर सामुदायिक सरकार बनाई गई। केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया डच भाषी लोगों के तहत। इन सभी के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ पर जो है ना तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है और यही सरकार क्या थी? सामुदायिक सरकार थी। अभी आपको बोला ना ब्रुसेल्स में सामुदायिक सरकार का प्रतिनिधित्व था भाषा के आधार पर, लेकिन इसको एक राज्य स्तर यानी कि तीसरे स्तर के सरकार के रूप में गिना गया। और इसमें सामुदायिक सरकार में क्या होता है? इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। एक ही भाषा, अगर डच भाषा का समुदाय है तो डच भाषा बोलने वाला ही करेंगे, चाहे वह देश में कहीं भी रहता हो, वह अपने सामुदायिक सरकार को चुन सकते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है और कोई भी दूसरा सरकार इस क्षेत्र में अपना दखलंदाजी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर हमने समझा बेल्जियम के विषय में, बेल्जियम के मॉडल के विषय में, बेल्जियम में क्या साझेदारी किया गया था, उसकी मुख्य बातें क्या थी। अब आइए हम लोग एक दूसरे देश के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ था, यह महत्वपूर्ण चीज है। श्रीलंका जैसा आपको पता ही है, श्रीलंका भारत के दक्षिणी छोर में स्थित है और यह एक प्रकार का द्वीपीय देश है, दक्षिणी तट में है, तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए हम इसको विश्व के मानचित्र में नहीं दिखाए हैं। इसकी आबादी की अगर बात करें तो करीब 2 करोड़ है, अर्थात अगर हरियाणा से तुलना किया जाए तो हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह दक्षिण एशिया क्या होता है, जिसको नहीं पता है कमेंट करें, हम जरूर बताएंगे। श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोगों में, जिस प्रकार से दक्षिण एशिया में जो भी देश हैं उन देशों की जातीय समूह में बहुत ज्यादा भिन्नता है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भिन्नता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अब कौन कौन से लोग रहते हैं? यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते हैं, सिंघाली, श्रीलंकाई तामिल, हिंदुस्तानी तामिल यानी तामिल कह सकते हैं, और मुसलमान। सिंघाली सबसे ज्यादा है और इसकी जो कुल आबादी में है 74% सिंघाली है। और अगर तामिल की बात करें, दोनों तामिल को मिला करके, तो दोनों तामिलों का जो संख्या है वह 18%, केवल 18% है। बाकी जो है वह मुस्लिम समुदाय का प्रभुत्व है। तो यह था श्रीलंका के विषय में। अब यहाँ पर 2 तरह का तामिल है, एक तामिल को श्रीलंकाई तामिल कहा जाता है और दूसरे को हिंदुस्तानी तामिल कहा जाता है। तो कुल तामिल 18% था, जिसमें से 13% जो है वह श्रीलंकाई मूल निवासी है, यानी कि वहां पर रहने वाले ही तामिल है, जबकि दूसरा जो बाकी जो बच जाता है 5% वह है हिंदुस्तानी तामिल। अब हिंदुस्तानी तामिल क्या होता है?
यहाँ पर वैसे लोग जो औपनिवेशिक शासन काल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों के संतान या भारत से लाए गए लोग हैं। जब औपनिवेशिक शासन था, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय श्रीलंका में भी अंग्रेजों का शासन था और ऐसे में श्रीलंका श्रीलंका में शासन था, तो अंग्रेजों ने भारत से बहुत सारे लोगों को श्रीलंका ले गया था वहां पर बगानों में काम करवाने के लिए। तो वो वहां पर ही बस गए और उनके जो संतान हुए, चूंकि वो तमिल भाषा बोलते थे और इसीलिए उनके उनका जो संतान अभी वहां पर है उन्हें हम हिंदुस्तानी तमिल कहते हैं। तो यह था भाषा की बुनावट। अब आगे बढ़ते हैं, वहां पर कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तो वहां पर अधिकतर जो सिंघाली है, सिंघाली भाषा 74% सबसे अधिक, वे लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। जबकि जो तमिल भाषा बोलते हैं उसमें से कुछ लोग हिंदू हैं और कुछ लोग कौन से समुदाय के हैं, मुसलमान के हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई धर्म के लोग भी हैं जिनका प्रतिशत जो है 7% है और सिंघाली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अगर इस पूछा जाए कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो कौन से भाषा बोलते हैं, तो वो तमिल भी बोलते हैं और सिंघाली भी बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। तो यह था श्रीलंका की जातीय बुनावट और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो एक भाषा बोलने वाला है सिंघाली, वह बहुत ही ज्यादा है और इससे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद आ गया। बहुसंख्यकवाद मतलब क्या, बहुत सारा संख्या वाला प्रभुत्व, उसका जो शासन कह सकते हैं। श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र देश बन गया। श्रीलंका को 1948 में आजादी मिल गई। सिंघाली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन जमाना चाहा, यानी कि श्रीलंका की आबादी अधिक थी और इसलिए श्रीलंका सिंघाली समुदाय के नेताओं ने क्या किया, अपनी संख्या के बल पर शासन करना चाहा। अब देखिए, जिसकी संख्या अधिक होती है वह कम संख्या वालों से प्रभुत्व जमाने में ज्यादा आसानी होता है। अगर मान के चलिए कि मैं इस संख्या सिंघाली से संबंध रखता हूं, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मैं सिंघाली भाषा बोलने वाले से बोलूंगा कि अगर आप मुझे वोट देंगे, मुझे जिताएंगे, तो मैं आपका कल्याण करूंगा, मैं आपके लिए ही कार्य करूंगा। तो जितनी भी सिंघाली भाषा बोलने वाले लोग हैं मुझे वोट देंगे और मैं चुनाव जीत जाऊंगा और ऐसे में मेरा जो प्रभुत्व है सिंघाली भाषा बोलने वाले के अधीन हो जाएगा और बाकी दूसरे भाषा बोलने वाले पर ध्यान नहीं देंगे और इसी को बहुसंख्यकवाद कहते हैं और इसी को बोलते हैं बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघाली समुदाय के प्रभुत्व कायम करने के लिए बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत बहुत सारे कदम उठाए। चूंकि सरकार ये चाहती थी कि बहुसंख्यक प्रभुत्व कायम हो और इसीलिए वहां पर जो सरकार बना है उन्होंने नए नए कानून ऐसे बना दिए ताकि केवल सिंघाली समुदाय को लाभ मिले और वो सरकार का सहयोग करे और देश में बहुसंख्यकवाद कायम हो जाए। क्या क्या कानून बनाया गया, गौर कीजिएगा। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल जो भी भाषा बोलता है या तमिल भाषा बोलने वाले से जो संबंधित है उसको दरकिनार कर दिया, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस सिंघाली भाषा के मामले में और सिंघाली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा घोषित नहीं किया गया है, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर क्या किया गया, सिंघाली भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। अगर विश्वविद्यालयों की बात की जाए, सरकारी नौकरियों की बात की जाए, तो उसमें सिंघाली को प्राथमिकता दी गई, यानी कि अगर कभी भी विश्वविद्यालय में नामांकन होगा तो सबसे पहले सिंघाली का नामांकन होगा, सिंघाली भाषा बोलने वाले का, दूसरे का नहीं होगा। इसकी सीट फुल हो जाएगी तो बाकी भाषा बोलने वाले लोगों का नामांकन होगा। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में भी इसी को प्राथमिकता दी गई। अगर सरकारी नौकरी कोई निकलती है तो उसमें केवल सिंघाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भर जाएगी, बच जाएगा तो दूसरे को दिया जाएगा। इसी को बोलते प्राथमिकता देना। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि बौद्ध धर्म जो है उसको संरक्षण दिया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। बौद्ध को क्यों दिया गया, क्योंकि जो ज्यादातर सिंघाली थे, जितने भी सिंघाली भाषा बोलते थे 74%, वो क्या करते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया। इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है, इन सब चीजों से पता चलता है कि वहां का सरकार जो था वह क्रूर होता चला गया था और बहुसंख्यक को बढ़ावा दे रहा था।
एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों से श्रीलंका में रहने वाले तामिलों यानी कि श्रीलंकाई तामिलों में नाराजगी आना शुरू हो गया। वो लोग नाराज होने लगे, उन लोगों को बेगानापन महसूस होने लगा और उन्हें लगा कि शासन ने बेगानेपन को बढ़ावा दिया है। बौद्ध धर्म माफ कीजिएगा धर्मावलंबी सिंघालियों यानी कि वैसे लोग जो बौद्ध धर्म को समर्थन करता है, नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां जो थी उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। यानी कि बौद्ध धर्म जो है वह ठीक है, बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड भाषा बोला जाता है वह ठीक है, लेकिन उसके अलावे जो तामिल है उनकी भाषा उनकी संस्कृति को असंवेदनशील मान रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रहा है। किन्हें लग रहा है? श्रीलंका में रहने वाले तामिलों को। नौकरियों और फायदे और कोई अन्य काम है उन सब में श्रीलंकाई तामिल के साथ भेदभाव हो रहा है, उनकी जो हित है उनके साथ अनदेखी हो रहा है। अब इन सब चीजों से श्रीलंका के नागरिक जो है उन पर क्या असर पड़ा? इसका जो परिणाम निकला वह बहुत ही खराब निकला। यहाँ पर परिणाम यह हुआ कि जो तामिल है और जो सिंघाली समुदाय है इनके संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंका तामिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली और तामिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष करने लगे। लेकिन तामिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्ता की मांगे को लगातार नकारा गया। चूंकि इनकी संख्या कम थी तो ये कुछ भी मांग को लाते थे, कुछ भी शिक्षा रोजगार किसी भी तरह के मांग को नकारा जाता था। और 1980 का वह साल है जब उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तामिल इलम इलम का मतलब होता है देश, याद रखिएगा, इलम का मतलब होता है देश बनाने की मांग लेकर राजनीतिक संगठन बनने लगे। यानी कि अब जो उत्तर पूर्व में रहने वाले श्रीलंकाई तामिल थे वो क्या बोलने लगे, मुझे एक अलग देश चाहिए। दोनों समुदाय में पारस्परिक अविश्वास बढ़ने लगा, टकराव बढ़ने लगा और यह टकराव इतना बड़ा हुआ कि वहां पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। गृह युद्ध क्या होता है? गृह का मतलब होता है घर, लेकिन यहाँ पर इस गृह का मतलब होता है एक देश के अंदर होने वाले लड़ाई झगड़े का जिसका किसी दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी स्थिति को गृह युद्ध कहते हैं। इसमें जिस देश में गृह युद्ध होता है उस देश का भारी क्षति होता है। गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का जो जीवन है काफी परेशानियां पैदा हुई। ये सारी चीज प्रभावित हो जाते हैं और इससे श्रीलंका तबाह हो गया। अंत में 2009 में जाकर यह जो गृह युद्ध है वह समाप्त हुआ। तो हमने पढ़ा बेल्जियम की कहानी और दूसरा श्रीलंका की कहानी। अब आइए सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है इस चीज को समझते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखिए अभी हमने जो दो कहानी पढ़ी, पहला था बेल्जियम के विषय में और दूसरा था श्रीलंका के विषय में। बेल्जियम ने साझेदारी के साथ कदम बढ़ाया और देश को एक सही रास्ते पर लेके चला, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं कर पाया, जिसके चलते वहां पर गृह युद्ध का माहौल बन गया और देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन बहुत ज्यादा परेशानियों में आ गया। इससे हमें पता चलता है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति ना बने, किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो, इन सभी चीजों के लिए सत्ता की साझेदारी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सत्ता का बंटवारा यानी कि सत्ते के साझेदारी का मतलब होता है बांटना, बंटवारा। दो तरह का तर्क दिया जा सकता है। पहला तर्क कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्वायत्त के लिए अच्छा है। दे देना का मतलब वैसे लोग जिसको इसकी जरूरत है वो मांग कर रहे हैं। जैसे श्रीलंका में क्या हो रहा था, जो तमिल लोग थे वो राजनीतिक व्यवस्था में स्वायत्त मांग रहे थे, वो बोल रहे थे कि मुझे भी इसमें जगह दीजिए, लेकिन वो दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। इससे वहां की राजनीतिक व्यवस्था खराब हो गई और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गया, जिससे वहां पर गृह युद्ध आ गया। और इसीलिए इस चीज को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी क्या है, जरूरी है। ये पहला कारण है। लेकिन दूसरा बात क्या कहा जाता है, इस पर गौर कीजिएगा।
दूसरा बात कहा जाता है कि सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और बिना आत्मा का शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमारा पुराण कहता है, वेद कहता है। और इसीलिए लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं। यानी लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोग इसी ढर्रे से रहे, मतलब लोगों को जो जरूरत है वो मिल जाना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि वैध सरकार वही है जिसमें भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते जाए, और इन सभी के लिए सत्ता की साझेदारी क्या है, जरूरी है। तो हमने वो दो कारण पढ़ लिया जिससे हमें पता चलता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। लेकिन सत्ता का बंटवारा के पक्ष में कुछ विरोध भी उत्पन्न होता है। देखिए, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। अभी हमने दो कारण पढ़ा, लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी सत्ता की साझेदारी ठीक है। इसमें दो तर्क कहा जाता है। पहला जो तर्क है वह है युक्तिपरक है, जिसको माफ कीजिए, इस युक्तिपरक का मतलब होता है समझदारी वाला तर्क, सोच समझ करके, लाभ का परिणाम पर जोर दे करके, यानी कि इस पर क्या लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस पर जोर दे करके जो तर्क लिया जाता है, जो समझदारी लिया जाता है, उसको बोलते हैं युक्तिपरक। यानी कि श्रीलंका वाला अगर सोचता है कि अगर तामिल को मिला लेते हैं तो देश में एकता आ जाती और हमारा देश आज कम मजबूत होता और दूसरे देशों से हम तुलना कर सकते थे, तो क्या होता, वहां का परिणाम अच्छा होता है। यानी कि ये युक्तिपरक कह सकते हैं तरीका था, लेकिन उन्होंने युक्तिपरक तरीका नहीं अपनाया। दूसरा जो तरीका होता है वह नैतिक तर्क, यानी कि सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व, यानी कि सत्ता का बंटवारा करना लेकिन उसके अंतर के महत्व को समझना कि अभी हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था है और अगर हमने इस व्यवस्था को इस तरह बदल दिया तो इसमें क्या महत्व है, इसमें क्या फायदा होने वाला है, इस चीज को भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर देश में हर तरह की अलग अलग व्यवस्था का जरूरत है, तो जहां जिसकी जरूरत है वो सही है। ऐसा नहीं कि हम दूसरे देश को देखते हुए अपने देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको बदल दे। तो इसको कहते हैं अंतर्भूत महत्व को देख करके ही बदलाव करना होता है। तो ये तो सत्ता की साझेदारी के विषय में कुछ बातें। अब आता है कि सत्ता का जो साझेदारी है उसका अलग अलग रूप क्या है, किस चीज को समझते हैं। सत्ता के साझेदारी को रूप को समझने से पहले हम लोग सत्ता के साझेदारी के विषय में जो अलग अलग लोगों का जो नजरिया है उस पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप किसी एक वाहन में बैठ करके कहीं जाना चाहते हैं और वही वाहन पर 10 आदमी बैठना चाहता है, तो क्या किया जा सकता है, 10 आदमी के लिए उसी वाहन को बांटा जा सकता है क्या, बोलिएगा नहीं सर, उस वाहन को बांटा नहीं जा सकता है। एक टेम्पो का उदाहरण लेते हैं कि मान के चलिए एक टेम्पो में 5 व्यक्ति बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। अब 5 व्यक्ति अलग अलग स्थानों से आकर के एक जगह पर बैठने के लिए आता है, स्टेशन पर, टेम्पो स्टैंड पर आता है और वह कहीं एक दूसरे जगह स्कूल कॉलेज की कहीं और जाना चाहता है। तो इस 5 व्यक्ति के लिए टेम्पो का क्या करें, बंटवारा करें या पांचों एक साथ बैठ करके जा सकते हैं। तो आप बोलेगा जी सर, पांचों को क्या करें, एक साथ बिठा दें, बंटवारा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, साझेदारी किया जा सकता है। साझेदारी का मतलब होता है शेयरिंग। आप जब टेम्पो में बैठ करके जाते हैं अलग अलग 5 व्यक्ति, तो वही चीज साझेदारी कहलाता है। यानी टेम्पो का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, यानी राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, साझेदारी किया जा सकता है। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह में हाथ में रहना चाहिए, ये लोग मान रहे थे। समझ में आ रहा ना, पहले ऐसा सोच रहे थे कि किसी एक व्यक्ति को शक्ति दे दो, किसी खास स्थान पर शक्ति रहने दो, जैसे राजा के पास रहने दो, राजा के ही पुत्र, जो राजा का आने वाला बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उस पर ही रहने दो। या फिर अगर राजनीतिक सत्ता आएगा तो राजनीतिक सत्ता में जो बड़ा पदाधिकारी है, यानी जो सर्वोच्च अधिकारी है, उसके पास रहने दो। जैसे भारत में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ये सारे सर्वोच्च हैं, तो उनके पास रहने दो, ऐसा माना जाता है। परंतु ये फैसला जो था, ऐसा क्यों माना जा रहा था, इस पर भी विचार करना होगा। क्योंकि अगर
जो शक्ति है अलग अलग लोगों के पास रहेगा, तो फैसले लेने में शक्ति के बिखर गई तो तुरंत फैसला लेने में जो है देरी हो जाएगा और लागू करना भी संभव नहीं होगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, क्या है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। यानी कि अगर जनता चाह रही है कि ये वाला फैसला लेना चाहिए, तो शक्ति कहीं भी रहे, राजनीति में उस चीज को लागू किया जा सकता है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियों तय करने वाली सबकी बातों को शामिल किया जाता है। तो ये अलग अलग तर्क है सत्ता की साझेदारी के लोगों विषय में। कुछ लोगों का मानना है सत्ता को नहीं बांटा जाना चाहिए, क्योंकि वो कारण देते हैं कि इससे तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता है, संभव नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का बुनियादी कार्य है कि सबको सम्मान दिया जाना चाहिए। और इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि लोकतांत्रिक शासन को अच्छा तभी माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। और राजनीतिक सत्ता में साझेदारी के लिए, राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए क्या करना होगा? सत्ता की साझेदारी करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि सत्ता के साझेदारी के कितने रूप हो सकते हैं। पहला है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच में बांट सकते हैं सत्ता को, सरकार के बीच में बांट सकते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में बांट सकते हैं, विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों। ये वो रूप है जिसका प्रयोग आधुनिक रूप में सत्ता के बंटवारे के रूप में होता है। इन सब के विषय में आइए थोड़े डिटेल से अध्ययन करते हैं, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला जो था, सत्ता का जो बंटवारा है विभिन्न अंगों के बीच। पहला है विभिन्न अंगों के बीच, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। और इसे हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज वितरण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विभिन्न अंग है ना, एक ही स्तर पर कार्य करता है, एक ही स्तर पर, सबके पास समान पावर रहता है, कह सकते हैं। इनका स्तर एक ही रहता है, अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। अगर सत्ता पर एक ही व्यक्ति रहेगा तो वो असीमित प्रयोग कर सकता है, सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन अलग अलग व्यक्ति रहेगा तो अलग अलग व्यक्ति का विचार भी अलग अलग होता है और ऐसे में सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं होगा। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। कार्यपालिका विधायिका पर, विधायिका कार्यपालिका पर एक दूसरे पर अंकुश लगाता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, और ऐसे में लोग खुद को सुधारने की कोशिश करता है और इससे सत्ता का जो संतुलन है वह बना रहता है। ये सांसद के अधीन कार्य करता है और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाता है और इस तरह की व्यवस्था को नियंत्रण होगा और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा 1 नंबर के लिए, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो ये वाले आपको लिखना है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है और इसी को क्या बोलते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। और ये किसके तहत आता है? शासन के विभिन्न अंगों के बीच के बंटवारे के, यानी क्षैतिज वितरण के तहत आता है। तो यह था पहला वितरण, सत्ता का पहला वितरण, किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। अब आइए हम लोग दूसरे स्तर की बात करते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सत्ता के स्तरों में बंटवारा, यानी विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा। अभी हम सत्ता का बंटवारा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इस आधार पर किए थे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, माफ कीजिए गलत हो गया था। अभी जो होगा स्तर में होगा, इस प्रकार से होगा, ऊपर से नीचे के क्रम में। और इस प्रकार जो स्तर है इसमें 2 तरह का हो सकता है, संघ सरकार या राज्य सरकार। कभी कभी इसके नीचे भी सरकार होता है, तो इस प्रकार से ये चलते रहता है। संघ सरकार को केंद्र सरकार भी कहते हैं और राज्य सरकार को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर के सरकार को
राज्य सरकार कहा जाता है। पूरे देश के लिए एक सरकार होगा और फिर प्रांत या क्षेत्रीय के लिए अलग अलग सरकार होगा। पूरे देश के लिए एक सरकार होगा, फिर अलग अलग जो क्षेत्र बनेगा उसके लिए क्या होगा, अलग अलग सरकार होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं स्तरों में सत्ता का बंटवारा। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को संघ कहते हैं, यानी कि जो पूरा देश प्रशासन करेगा उसको संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। और जो अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय स्तर की सरकार कहते हैं या राज्य स्तर की सरकार कहते हैं। भारत में इसे राज्य स्तर की सरकार भी कहते हैं। तो यह था स्तरों में बंटवारा। अब देखिए राज्यों में भी क्या होता है, अलग अलग सरकार होता है। जैसे न्यायपालिका होता है, माफ कीजिएगा नगर पालिका होता है, मुखिया, पंचायत, ये सारा अलग अलग होता है। तो वह भी क्या होता है, स्तर वाले में ही आ जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में। तो सामाजिक समूहों में जैसे कि भाषाई या धार्मिक समूहों के बीच भी कर सकते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार थी और यह एक अच्छा व्यवस्था था बेल्जियम के लिए। तो इस तरह व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जा सकती है। देखिए एक देश में अगर कोई विधायिका या कार्यपालिका में नियुक्त हुआ या अलग अलग समूह में नियुक्त हुआ है तो वह किसी एक खास समूह से आया होगा। तो ऐसे में हम उसको अलग भी कर सकते हैं कि ये किसी खास समूह से आया हुआ है, और इस आधार पर हम लोग सामुदायिक सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। और इस सामुदायिक सरकार का नेतृत्व करने से होता क्या है, जो अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या कम है, उसको समुदाय को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी मिल जाता है। और हमें पता चलता है कि कौन नहीं आया। देखिए मान के चलिए कि विधायिका में बहुत सारे ऐसे भाषा के लोग या ऐसे धर्म के लोग हैं जो नहीं शामिल हुआ, तो हमें पता चलता है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छूट रहा है सत्ता में आने से, उसको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उसको भी जगह मिलना चाहिए, उसकी उचित हिस्सेदारी बनना चाहिए। तो हमें लगता है कि नहीं ये छूट रहा है, और इस आधार पर हम लोग सामुदायिक सरकार का गठन करते हैं। अंतिम है सरकार का दबाव समूह में या फिर आंदोलनों के रूप में बंटवारा। जब सरकार का गठन होता है तो सरकार बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं करते हैं, ऐसे में लोग आंदोलन खड़ा करते हैं और यह आंदोलन कभी-कभी दबाव समूह का रूप ले लेता है। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, दबाव समूह और आंदोलन क्या था। वर्तमान में आप इतना याद रखिए कि सत्ता का बंटवारा दबाव समूह और आंदोलन के बीच में हो सकता है। लोकतंत्र में लोगों का सामने सत्ता के दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। तो ये जो व्यापारी है, उद्योगपति, ये जो सक्रिय कार्य करते हैं, सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपना सदस्य वर्ग लाभ के लिए दबाव बनाकर, यानी कि मान के चलिए व्यापारी का जो संगठन है, जो सक्रिय समूह है, वह कह सकता है कि हमारे लिए भी एक नई सत्ता बनाई जानी चाहिए, हमारे लिए भी एक नई नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो दबाव बनाकर क्या कर सकता है, सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। तो ये था सत्ता का विभिन्न बंटवारा, सत्ता को अलग अलग रूपों में कैसे बांट सकते हैं और उससे हमारे समाज को क्या लाभ होता है, हमने ये पढ़ा। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी का जो वीडियो है वह समाप्त हो जाता है। हमने आपको बताया सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और सत्ता की साझेदारी किस लिए आवश्यक है, और इसको समझने के लिए हमने श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी भी पढ़ा। अगर अभी भी किसी तरह की समस्या है और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया तो आप हमें कमेंट करें और आप जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि यह सिविक्स का मेरा पहला वीडियो था। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझा पाए होंगे। अगर नहीं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल सवाल करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा या फेसबुक पर फॉलो करें और वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रश्न के लिए आप वीडियो में कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे और हम करते भी हैं। तो यह था हमारा वीडियो। अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।